नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 78.86% निर्यात तैयारियों के साथ गुजरात लगातार दूसरी बार लिस्ट में सबसे ऊंचे यानी सबसे पहले पायदान पर काबिज है, जबकि महाराष्ट्र 77.14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र भी पिछली बार दूसरे स्थान पर ही काबिज था। वहीं तीसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है। लिस्ट में पहले 5 स्थानों की बात करें तो तमिलनाडु और हरियाणा को भी जगह दी गई है, जबकि सूची में उत्तर प्रदेश छठे और मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। और इसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली का नंबर आता है। इस लिस्ट में कर्नाटक ने बड़ी छलांग लगाई है और 2020 के 9वें स्थान से अब वो तीसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि तमिलनाडु पहले तीसरे स्थान पर था और अब वो चौथे पर खिसका है। उत्तर प्रदेश की कामयाबी भी अच्छी रही है, जो 11वें स्थान से ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंचा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स राज्यों की उन निर्यात क्षमता और प्रदर्शन को लेकर राज्यों की तैयारी का एक तरह से आकलन करता है। अगर लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर मौजूद राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय को रखा गया है। नीति आयोग ने रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 4 कैटेगरी में मोटे तौर पर बांटा। इसमें तटीय या कोस्टल कैटेगरी में 8 राज्य, लैंडलॉक में 10, हिमालयी क्षेत्रों में 9 और 9 यूनियन टेरिटरी को लिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किए गए इस इंडेक्स का इस्तेमाल करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दूसरों की तुलना में अपनी निर्यात संभावनाओं का आकलन और तैयारी कर सकते हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 और इससे जुड़े तमाम जो पहलू हैं उस पर करेंगे और गहराई से इनके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे और देखें कि भारत में एक एक्सपोर्ट हब बनने की आखिर कितनी संभावनाएं हैं जो नजर आ रही हैं और इस राह में फिलहाल क्या बड़े हर्डल्स या कहें चैलेंजेस, चुनौतियां हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय सहाय, डीजी एंड सीईओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सहाय साहब। साथ ही मेरे साथ हरीश आहूजा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। इसके अलावा मेरे साथ तीसरे खास मेहमान अनूप वाधवा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो तीनों मेहमानों से चर्चा की शुरुआत में पहले जो एक कमेंट इंडेक्स को लेकर है उस पर शुरू करूंगी। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत आपसे। आपकी नजर में बड़ी बातें इस बार इंडेक्स में क्या रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी इस इंडेक्स में रही कि इन्होंने जो कुछ पैरामीटर्स बदले हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव पैरामीटर्स हैं। जहां तक बात की जाए, अब स्टेट के परफॉर्मेंस में हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का फैक्टर किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल बनाने का उसका प्रावधान दिया गया है। इस सर्विसेज एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी उसको हमने फैक्टर किया है। R&D स्पेंडिंग ऑफ जीडीपी हमने फैक्टर किया है। तो जो न्यू फैक्टर्स आए वो काफी प्रोग्रेसिव फैक्टर्स हैं और इस तरह के फैक्टर्स लेके हम धीरे धीरे जो स्टेट का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस तरह की कुछ पहल लग रही, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो जो न्यू पैरामीटर्स आए हैं वो बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। जैसे आपने बताया, स्टेट की रैंकिंग है वो की गई है, लेकिन अभी एक जो भी फैक्टर्स हैं उसमें एक चीज ये लग रहा है कि हमारे कुछ स्टेट जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में डोमिनेट कर रहे हैं और बहुत से स्टेट हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं। करीब 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका इंडिया के एक्सपोर्ट में 1% से कम शेयर है। तो जो इस तरह की जो इंटर स्टेट या इंटर रीजन डिस्पैरिटीज हैं उनको जरूर देखना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे टॉप के 6 स्टेट 70% से ऊपर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी स्टेट्स को भी थोड़ा पहल करनी पड़ेगी। और मेरे को लगता है जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो रिकॉग्निशन किया गया है वो बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। इससे एक बड़ी हेल्दी कंपटीशन स्टेट्स और यूटी के बीच में आएगा और जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब स्टेट के अंदर है। तो मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री को जरूर कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह की पहल की थी, स्टेट को रोपिन किया इन अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में। और उसी का प्रभाव हम देख रहे हैं कि आज का कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो $400 बिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड में क्रॉस कर गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश आहूजा जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार ये इंडेक्स और ज्यादा मायने इसलिए रखता है क्योंकि जो कोविड की तमाम चुनौतियां हैं उनका जो डर एक तरह से बैठा था दुनिया के हर देश के अंदर, उसके बाद इस इंडेक्स का आना आपकी नजर में ये कितना अहम है और क्या बड़ी बातें
आपकी नजर में रही है इस इंडेक्स में इस बार? हमारा जो है पोटेंशियल कंट्री का जो देखा जाए ओवरऑल स्टेट की वाइज आई विल से कि हम जैसे वी आर इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हम अपैरल मैन्युफैक्चर करते हैं और फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, हम उतना पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बट विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट हम पोटेंशियल को यूज़ भी कर पाएंगे आगे जाके। तो वही हम बेसिकली जैसे है वी सी इंडिया, हम अपना नेबरिंग कंट्रीज देखें, बांग्लादेश इज ओनली वन है हमारे बराबर, वन एक स्टेट के बराबर, वी आर 29 स्टेट्स। उनका एक्सपोर्ट हमारा अपैरल में 4 गुना ज़्यादा है। अगर हम 15 बिलियन करते हैं तो दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 45 to 50 बिलियन डॉलर्स ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट। हम सोच रहे हैं भाई हमारे पास क्या है कमी, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स भी है, जगह लैंड भी है, बहुत वास्ट कंट्री भी है, फैब्रिक भी है, कॉटन भी है, पर स्टिल बांग्लादेश हमारे से 3 से 4 गुना आगे है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? और हमारे पास काफी सारे इफ यू सी जो मैनेजमेंट है बांग्लादेश की, वो काफी हमारे इंडियन ही गए हुए हैं वहाँ पे, वो मैनेज कर रहे हैं फैक्ट्री वहाँ पे। तो जो अभी जो हम 400 बिलियन पहुंचे हैं, जो अभी हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई वी कैन रीच $1 ट्रिलियन, इट इज ऑल्सो नॉट टू फार अवे, हम उस पर पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। थोड़ा सा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी तो हमारी कंट्री को वी कैन सी द पोटेंशियल टू रीच विच इज प्रेजेंट टारगेट कैन बी वेरी इजीली रीच्ड। जी, यानी आप कह रहे हैं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और अगर उस पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो तमाम और सपोर्ट और जो कुछ हर्डल्स हैं उन्हें दूर करना होगा। इसके बारे में भी मैं आपसे आगे भी राय लूंगी। हरीश आहूजा जी, अनूप वाधवा जी, पहला आपका कमेंट भी इंडेक्स पे, और जैसे डॉक्टर सहाय ने कहा कि तमाम और पैरामीटर्स भी जोड़े गए, तमाम और बातें इस बार जो इंडेक्स को लेकर जोड़ी गई हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत दे रही हैं। तो इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा है वो आपकी नज़र में कितनी पॉजिटिव रहने वाली है? धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट्स देश के लिए बहुत हैं, एग्रीगेट डिमांड का एक विशेष अंग है, खासतौर से जब हमारी निजी अर्थव्यवस्था कोविड से प्रभावित हुई तो हेल्दी एक्सपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट टू एग्रीगेट डिमांड। एक्सपोर्ट्स आर आल्सो एक स्रोत है हमारे उद्योगों को आधुनिक बनाने का, एक स्रोत है हमारे उद्योगों के लिए कंपेटिटिव प्रेशर क्रिएट करने का, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इनको नियोजित तरीके से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इनके जो भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के फैक्टर्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको समझने की आवश्यकता है और हर एक में जो कमी है उसको दूर करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से ये जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इट कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोथ एंड उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करता है, प्रतिस्पर्धा क्रिएट करता है राज्यों के बीच, यूनियन टेरिटरीज के बीच, और इस कॉम्पिटिटिवनेस की भावना से जो इन इंग्रेडिएंट्स में कमी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एक्सपोर्ट पॉलिसी में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एक्सपोर्ट्स के लिए उसमें हो, वो कमी की ओर ध्यान आकर्षित होगा और राज्य अपने अपने राज्यों में, क्षेत्रों में उन कमियों को दूर करेंगे और इस कंपेटिटिव भावना से, इस प्रतिस्पर्धा के कारण ये हर एक दृष्टिकोण पर को बल मिलेगा। जो भी कमियां हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस में, वो कमियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगी। और जैसा कि अभी साहिब साहब ने बताया, इस बार जो फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उनमें थोड़ा विस्तार किया गया है, उनको और लॉजिकल किया गया है और कॉम्प्रिहेंसिव किया गया है। ये काफ़ी अच्छा कदम है। इससे किसी भी राज्य को कोई शिकायत नहीं हो सकती कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया जिससे रैंकिंग प्रभावित होती हो। तो उस दृष्टिकोण से अच्छा ये सुधार है और समय समय से और इसमें सुधार होता रहेगा। अभी रैंकिंग में ज़्यादा फेरबदल नहीं आई है, थोड़ी बहुत फेरबदल आई है जैसे कि आपने बताया, पर उम्मीद है कि जैसे ये कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, over the years that competitive feeling will lead to some churning in the rankings and we are looking for that churning in the rankings. That will be a sign कि भाई जिस प्रकार की हम प्रतिस्पर्धा चाहते थे वो उत्पन्न हो रही है, उससे जिस प्रकार के हम परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तन हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी उम्मीद जगती है और आई थिंक इट कम्स एट अ टाइम जब बहुत कठिन परिस्थितियों में $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देश ने अचीव किया है। So it is coming at the right time when everything seems to be geared for
exports to grow rapidly, and this additional feeling of competitiveness, जो प्रतिस्पर्धा की भावना इससे उत्पन्न होगी, वो और भी बल देगा हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा लाने के लिए। बिल्कुल। और इस इंडेक्स के बाद जैसा आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बारीकी में राज्यों को लेकर ही डॉक्टर सहाय अगर बात करूं और देखें तो जो बड़ी छलांग है वो कर्नाटक की हमने देखी और 2020 के 9वें स्थान से वो 30वें स्थान पर आया है कर्नाटक की अगर बात करें। उत्तर प्रदेश की कामयाबी अच्छी रही है जो 11 स्थान से ऊपर चढ़कर 6ठे पर पहुंचा। मध्य प्रदेश 12 से 7वें पर आया है। पंजाब 18वें से 8 पर आया है। आंध्र प्रदेश 20 से 9वें पर आया है और असम भी है जो 28 से उछलकर अब 15वें पे आया है। लेकिन ये तमाम राज्यों का अच्छा प्रदर्शन करने के पीछे कारण क्या रहे और जो नेगेटिव एक तरह से रही है जिनकी परफॉर्मेंस, उसमें तेलंगाना का 6ठे से 10वें पर जाना, तो राजस्थान का 4 से 11वें पर आना, दिल्ली 15 से 12वें पर आई है और ओडिशा भी 5वें पर था जो अब 13वें पर खिसका है। तो तमाम और राज्य हैं, क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं जो स्टेट का परफॉर्मेंस जो हमने जज किया हुआ है वो कई पैरामीटर्स पे जज किया गया। उसमें हमने पॉलिसी भी लिया है, बिजनेस इकोसिस्टम लिया है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम लिया है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस लिया है। तो ये पैरामीटर्स पे काफी डिपेंड। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो रैंकिंग है उसमें जो वेटेज है उसमें बहुत से इशू आते हैं। किसी स्टेट ने अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी बना ली है तो उसको 100% मार्क्स मिल रहे हैं। ये कंपैरिजन नहीं हो रहा कि उसकी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में कैसी है। इसी चीज अगर हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखें, अगर आज की डेट में हम इसी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं और अगर पिछले 10 महीने में हम देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में गैप बहुत बढ़ गया है। इसका एक कारण ये भी रहा है कि गुजरात का एक्सपोर्ट जो है, बिकॉज इधर कमोडिटीज प्राइसेस और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गुजरात का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गुजरात के एक्सपोर्ट में रफली 100% की बढ़ोतरी हुई, जबकि रेस्ट ऑफ द स्टेट में 40% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो डॉक्टर अनूप वधावन भी कह रहे थे, इसमें जो नए स्टेट्स हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है और बहुतों ने बहुत अच्छा कदम उठाया भी है। चाहे हम यूपी की बात करें या हम आसाम की बात करें, इन स्टेट्स ने एक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए काफी इनिशिएटिव लिए हैं। इसी का कारण है कि इनका जो हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस वो बहुत आ जा रहा है। तो जिस तरह की एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, स्टेट्स को एक ये भी देखने का मौका मिला है कि हमारे ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हैं जो एक्सपोर्ट को इम्पीड कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लैक कर रहा है, क्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है, क्या हम पॉलिसी लैक कर रहे हैं। तो आई थिंक ये स्टेट्स को एक 360 डिग्री जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट देने का जो प्रयास है वो करने का मौका मिला गया है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी स्टेट यहाँ पे अच्छी रैंकिंग है वो स्टेट ऐसे हैं जो कि आज की डेट में ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो ज्यादा एफडीआई भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका हायर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी हायर है। तो आई थिंक ये रैंकिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि ये रैंकिंग ना खाली आपको एक्सपोर्ट्स की फील्ड में आपको दिखाती है कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, बट आपको और भी दिखाती है कि इस फील्ड में आपका पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है। हरीश आहूजा जी, आपने बांग्लादेश से एक काफ़ी अच्छा कंपैरिजन करके जैसे हमें बताया है, आपको क्या लगता है अगर पॉलिसी के मामले में या एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के मामले की अगर हम बात करें तो क्या ऐसे बड़े लूप होल्स या हर्डल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? और साथ ही क्या आप मानते हैं कि कोविड के टाइम जो स्थिति एक तरह से पैदा हुई उसमें कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश करना एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, क्योंकि अब चीन की तरफ भी हम जान रहे हैं किस तरह की बातें थी, चीन से ही कोविड-19 का प्रसार हुआ, उसके बाद ये बात होने लगी कि भारत इसका फायदा अपनी एक तरह से अपने तरफ उठा सकता है। तो क्या आप मान रहे हैं कि स्थितियां कहीं ना कहीं भारत की तरफ झुकती दिखाई दे सकती है अगर एक्सपोर्ट के मामले में हम बात करें तो? हमारे को बेसिकली जैसे हम कंडीशन में हैं, जैसे पोटेंशियल हमारे पास है, उसको करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें ऐसे चाहिए कि ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अब प्रेजेंट हमारे पास कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट ऑन इंसेंटिव वगैरह कुछ भी नहीं है, बट हमें लेवल प्लेइंग फील्ड होने के कारण वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि हमारे पास जीरो रेटेड, हमारे एक्सपोर्ट्स भी जीरो रेटेड, कि जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसमें हमारे को लोकल टैक्सेस का कोई भी कॉस्ट नहीं होता। एट प्रेजेंट हमारे पास जीएसटी के बाद जो हम जीएसटी भरते हैं वो हमें सारा उसमें जीएसटी रिफंड मिल जाता है, लेकिन सर्टन आइटम्स ऐसे पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो आउट ऑफ जीएसटी है। तो उनमें जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है
उसका हम गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके रेट्स फिक्स किए हैं और हमें वो रिफंड करते हैं ROSL CTM में, रिफंड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस। लेकिन वो हम सारा का सारा हम तो कैश भरते हैं, लेकिन हमें रिफंड हो रहा है एज स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स विच वी कैन यूज एज इम्पोर्ट ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो अभी कैश स्क्रिप्ट का जो है इशुएंस कंपेयर टू व्हाट डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स इज नॉट मैचिंग। So at present, scripts are being sold at 80% of the value. अब हमारे को गवर्नमेंट ने जो 100 रुपए की स्क्रिप्ट दी है, हम उसको हम बेच पा रहे हैं 80 पे। तो दिस इज द नेगेटिव वर्क टू अस। हम रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि भाई हमने तो सारा ड्यूटी जो पे करी है वो ये पेड इन कैश। तो जैसे पहले था ड्रॉबैक या ROSL था, ये सारे के सारे दे वर कमिंग टू अस एज कैश रिफंड। तो उसको हमारे कैश रिफंड में कर दिया जाए कन्वर्ट, बिकॉज हमारे एट आवर कॉस्ट इम्पोर्टर शुड नॉट बेनिफिट। हम तो अपना हमारे को 20% लूज हो रहा है एक्सपोर्टर को, अवेयरएस जो इम्पोर्टर है उसको 20% ड्यूटी का बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज दे कैन बाय स्क्रिप्ट्स एट 20% चीपर और अपनी वो इम्पोर्ट्स ड्यूटी कम पे करके क्लियर इट। तो दिस इज जस्ट ए वेरी, गवर्नमेंट का तो खर्चा उतना ही है, गवर्नमेंट इज गिविंग सेम अलाउंस व्हाटएवर दे गिविंग टू अस, दे गिविंग फुल डिस्काउंट टू द इम्पोर्टर, लेकिन हमारी कॉस्ट पे इम्पोर्टर को बेनिफिट हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस को कम्पिटिटिव करने के लिए we to also make business as a level playing field of what government's policies of zero rating and export to be not to export taxes. This is one point. Second point is also our rupee has been always considered to be overvalued. अब overvalue होने के कारण हमारे को competition में हमारे को उसमें फर्क पड़ता है। I understand गवर्नमेंट की भी मजबूरी भी है, because of the rupee को अगर overvalue रखते हैं तो somehow they are able to control inflation. बट एक्सपोर्ट को तो डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है। दैट इज वाई जो हमारे अदर कंट्रीज हैं, दे आर कीपिंग द करेंसीज मोर एट एक्चुअल वैल्यूज देन ओवर वैल्यू टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ दे आर गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस, तो एक्सपोर्ट में काफी हमारे को पुश हो सकता है और हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे। जो अभी चाइना का बिजनेस डाइवर्ट हो पा रहा है, या तो ऑल दिस बिजनेस इज गोइंग टू अदर कंट्रीज, जैसे उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं वियतनाम और बांग्लादेश। बिल्कुल यही रीजन है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो हमारा 15% से 16% ग्रोथ हो रहा है और हमारा ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा, बिकॉज हम अभी कम्पिटिटिव नहीं है। ठीक है, जो 2 पॉइंट उठाए हैं मैं डॉक्टर साय से उन पर जवाब लूंगी। इससे पहले मैं संभावनाओं को लेकर अनूप वाधवा सर आपसे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। अगर एक मोटा आंकड़ा देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति निर्यात है वो $241 के आसपास है करीब। वहीं दक्षिण कोरिया में जो है ये $18,000 पर है, चीन में $18,000 पर है। यानी अभी जो हम संभावनाएं देख रहे हैं, अगर प्रति व्यक्ति निर्यात के हिसाब से मैं जाऊं और एक तरह से माइक्रो लेवल पर, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और हाल फिलहाल हमने देखा कि चाहे वो बजट की बात रहे या बीच बीच में जिस तरह के ऐलान सरकार की तरफ से रहे हैं, ये तो तय है कि जो इकोसिस्टम है उसे बहुत स्मूथ करना चाह रही है सरकार। तो इन संभावनाओं के लिहाज से और जो हाल के उठाए गए कदम हैं उनके लिहाज से आप कहाँ जाता देख रहे हैं फिलहाल एक्सपोर्ट को इंडिया में? जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिस गति से परिवर्तन हो रहा है, उससे काफ़ी पॉजिटिव साइंस नज़र आते हैं। जैसे अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई तो उसमें काफ़ी देर से अब गवर्नमेंट का एम्फोसिस है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारा जाए, उसमें बढ़ोतरी लाई जाए और जितने अप्रूवल्स हैं वो सब पेपरलेस करें, ऑनलाइन करें, उनको सिंपल करें। इसके साथ साथ हमारी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है, लॉजिस्टिक्स को सुधारने की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, उस सबको सुधारने की आवश्यकता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी इम्प्रूव्ड एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। जो PLI स्कीम लाई गई हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो इसी दिशा में एक कदम है कि इंसेंटिव दिया जाए जिससे इन्वेस्टमेंट हो ऑन द ग्राउंड एंड वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग मोर। तो पर कैपिटा एक्सपोर्ट तो हमारे कम होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ व्हाट यू प्रोड्यूस, दैट इज योर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड योर पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो लो। तो वो लो होगा तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स भी लो होंगे। तो ये सब जो परिवर्तन मैं बता रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग and the production linked incentives in 13 sectors which are coming in, and I think already जो हमारे electronics exports हैं वो काफ़ी बड़े हैं,
बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इन सब को मिलाकर मेरे विचार में काफ़ी प्रभाव पड़ना चाहिए, काफ़ी असर पड़ना चाहिए पॉजिटिव, एंड वी शुड बी ऑन द वे टू कैचिंग अप। एंड यू नो, इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज व्हिच हैव सक्सीडेड, जैसे चीन का आप उदाहरण ले लें, 1980 के आसपास वो हमारे स्तर पे थे, हाँ, और अगले 30-35 सालों में, विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड, इन 20-30 years दे डिड अ क्वांटम जंप। तो हमारे लिए भी इससे बहुत उम्मीद बनती है, और हमारे लिए ये पॉजिटिव संकेत है दैट वी आल्सो कैन इन अ वेरी रीजनेबल टाइम फ्रेम ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, कि हमारा भी पर कैपिटा जीडीपी उस लेवल का हो, टोटल जीडीपी उस लेवल का हो, और साथ ही साथ फिर पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स और टोटल एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, और साउथ कोरिया और चीन से कुछ दशकों में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये संभावना बनती है, बट वी हैव टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आहूजा साहब ने बताया, जो दिक्कतें महसूस हो रही हैं एक्सपोर्टर्स को, उनको दूर करना होगा पॉइंटेडली। So action will be required, but if that action is taken in the way it has been taken in recent years, which has led to $400 billion export, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि काफी प्रभाव पड़ेगा, और we'll catch up with these countries. बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो बातें अभी हरीश आहूजा जी ने भी उठाई हैं और अरुण वाधवा जी ने भी कही, और जाहिर तौर पर 2025 तक जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन तक ले जाना है, महत्वाकांक्षी ये लक्ष्य है। एक लक्ष्य तो हमने हासिल किया, जो $400 अरब का आंकड़ा पार किया जो अभी वित्त वर्ष गया है उसमें एक्सपोर्ट को लेकर, लेकिन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्थव्यवस्था को लेकर आगे भी है, और उसमें निर्यात का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और अब लक्ष्य ये है कि जीडीपी का करीब 25% तक पहुंचाया जाए, जो वस्तु निर्यात है उसे। तो जो आहूजा जी के सजेशंस हैं वो आप कितने वाजिब मानते हैं, और कितना आगे आप समझते हैं कि सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि और ज्यादा पोटेंशियल का इस्तेमाल हो सके? देखिए, आहूजा जी ने जो कहा है वो एकदम सही बात है, कि अगर जो प्रॉब्लम वो रेज कर रहे हैं जो आरओसीटीएल स्क्रिप्ट में, एक्सचेकर का लॉस सेम है। एक्सचेकर का लॉस होता है जो कि फाइनल इंपोर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस में एक्सपोर्टर का लॉस हो रहा है, इंपोर्टर्स का गेन हो रहा है, और कॉस्ट टू एक्सचेकर रिमेन्स द सेम। तो अगर हम इस चीज को कुछ देते हैं जिससे एक्सपोर्टर को गेन हो, इंपोर्टर्स को गेन ना हो, तो वो काफी हद तक हो जाता है। जहां तक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात है, वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इशू है। हम नेट इंपोर्टर्स हैं, हमारा इंपोर्ट्स बिल पे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये आई थिंक इन सब डिसीजन को सिर्फ हम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहेंगे, बिकॉज उसको थोड़ा होलिस्टिक देखना पड़ेगा। इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में भी इन सब बातों पे थोड़ा करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज मैं एग्री करता हूँ, अगर हम सिर्फ निर्यात की बात करें, तो अगर रुपी को हम फ्री फ्लोटिंग करेंसी की तरह ट्रीट करते हैं तो रुपी अपने रियल वैल्यू में पहुंचता है, तो एक्सपोर्ट को जरूर बहुत ज्यादा इससे संभावनाएं आएंगी। लेकिन अदर जो इकोनॉमीज हैं, हमारी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये आई थिंक एक बात है जिसके ऊपर थोड़ी चर्चा होने की जरूरत रहेगी। ठीक है, फिलहाल समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अजय शाह आपका, हरीश आहूजा जी आपका, अनूप वाधवा जी, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अगले 10 वर्षों में जो सरकार का लक्ष्य है वो वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 4 गुना तक बढ़ाने का है, और लगातार सरकार जोर दे रही है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो इस नीति को, इस पॉलिसी को देखते हुए जाहिर तौर पर सरकार और ज़्यादा पॉलिसी के लेवल पर और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर लगातार कदम उठा रही है, और जाहिर है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें विश्व स्तर पर एक मजबूत एक्सपोर्टर बनने की असीम क्षमता है, और इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि जो देश है वो अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी हर एक इलाके की पोटेंशियल को पहचाने, और समय के साथ और बेहतर एक्सपोर्ट सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करें, ताकि देश का हर कोना निर्यात प्रयासों में एक सक्रिय भागीदार बन सके, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में का जो महत्वाकांक्षी विजन है उसे हासिल करने में अपना योगदान दे सके। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। नमस्कार।